हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने बल रेखाएं और विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं कि जो बल रेखाएं यानी हम विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स, इसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र से। जैसे हम करते थे कि डी फाई इज इक्वल टू हम करते थे ई डॉट डी ए। तो यहाँ हम क्या करते थे कि हम मानते थे जो विद्युत क्षेत्र है हम उसको क्या रेखाओं की तरह मानते थे। ये इस तरह की बल रेखाओं के रूप में चलता है विद्युत क्षेत्र। उससे क्या होता है कि अगर हम इसको हम अगर हम इस तरह से मान लेते हैं तो जब भी इसमें कुछ एरिया को ये पास करेगा, ठीक, किसी एरिया को ये पास करेगा तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा कि इसमें से कितनी लाइन पास हो रही है। तो हम उसको बोल देते हैं कि विद्युत फ्लक्स पास हो रहा है इसमें से। तो उससे क्या कि हमें ये मालूम पड़ जाता था कि इसमें कितनी इंटेंसिटी होगी इस विद्युत क्षेत्र की इस पॉइंट पर। जैसे अगर पॉइंटेड आवेश है तो उससे निकलती है इस तरह से बल रेखाएं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि एक पॉइंटेड जो आवेश है यानी एक बिंदु आवेश है उससे इस तरह से रेखाएं निकल रही होगी बहुत सारी, अनंत निकलती है वैसे तो, लेकिन हम इसको कुछ संख्याओं बनाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर हम इंटेंसिटी यानी अगर हम देखना चाहें कि कोई किसी आवेश पर यहाँ पर बल कम लगता है क्योंकि डिस्टेंस पर मैटर करता है। अगर यहाँ आवेश तो आवेश से जितना दूर होगा उस पर बल कम लगता है। तो इसकी व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं कि दूर होने पर बल कम क्यों होता है और पास होने पर बल बल ज़्यादा क्यों लगता है। तो उसकी व्याख्या अगर हम इस रेखाओं के थ्रू देते हैं, विद्युत क्षेत्र को रेखाओं के थ्रू बनाएं, तो हम इसकी व्याख्या हो सकती है कैसे कि हम अगर यहाँ पर एक छोटा सा एरिया माने, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दो और तीन लाइन गुजर रही है इस एरिया से। ठीक है, और अगर हम इसी एरिया को अगर हम यहाँ पास माने तो इस एरिया से एक दो तीन चार पाँच छः लगभग छः निकल रही है, छः लाइन। यानी जब आवेश के पास आते हैं, जब हम यहाँ पर दूर थे तो ये क्या लाइन यहाँ पर दूर होती गई तो इस एरिया से निकलने वाली यानी निर्गत होने वाली फ्लक्स कम हो गया, और जब हम पास आए तो इस पर फ्लक्स बढ़ गया। तो इस तरह से हम व्याख्या दे सकते हैं कि जितना ज़्यादा फ्लक्स उससे निकलेगा यानी उस पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और जितना कम फ्लक्स पास हो रहा है किसी एरिया से उतना ही कम फोर्स लग रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न यही था कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे इसमें विद्युत बल रेखाओं का विद्युत फ्लक्स का, वो इसीलिए कि हम एक्सप्लेन कर सकें कि इसमें किसी पर क्षेत्र पर यानी किसी क्षेत्र में किसी पॉइंट पर बल अधिक लगता है और किसी पॉइंट पर बल कम लगता है, या फिर इंटेंसिटी किसी क्षेत्र की किसी स्थान पर कम होती है और किसी स्थान पर ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है? वो इस फ्लक्स की वजह से होती है। ठीक है, तो हम फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स का यूज़ करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकेंगे। तो इसीलिए हम विद्युत फ्लक्स को पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने इतना पढ़ा था। इस वाले लेक्चर में हम गाउस का नियम पढ़ रहे हैं इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए। तो गाउस ने क्या नियम दिया था, वो क्या था नियम, उन्होंने कहा था, पहले इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट्स गाउस का नियम क्या था, उन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स यानी कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए बंद पृष्ठ है, इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर इससे हम फ्लक्स निकालेंगे कितना, अगर इसमें इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है तो इसके अंदर जो आवेश है उसका कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात हमें बताएगा कि इससे कितना विद्युत फ्लक्स पारित होगा। यानी अगर हम फ्लक्स को लिखें डी फाइव, ठीक, या चलिए उसको लिख लेते हैं ओनली फाइव। अगर पूरे एरिया से निकालना है हमें बंद पृष्ठ से तो फाइव इज इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इतना एक छोटा सा नियम है, उन्होंने कैलकुलेशन करके ये मान निकाला कि अगर कहीं भी आवेश हो तो अगर बंद पृष्ठ के अंदर है तो उससे जो बंद पृष्ठ के अंदर से जो फ्लक्स निकलेगा वो टोटल फ्लक्स का मान होगा उस आवेश की मात्रा यानी
पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसी को आगे और सोल्व करें तो हम देखते हैं कि फ्लक्स को हम लिखते हैं, फाई को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए, इस तरह से लिखते हैं। डी फाई को अगर डी फाई लिखें तो ई डॉट डी ए, अगर फाई करना हो तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा डी फाई का। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा ई डॉट डी ए का। अब हम बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लोज इंटीग्रल वो क्या होता है कि देखिए, अगर मान लीजिए ये पृष्ठ, ये अंदर आवेश है और ये बंद पृष्ठ है। ठीक है, इससे मैंने एक छोटा सा ये लिया है, तो फ्लक्स निकलेगा यहाँ से। अगर इसकी दिशा, ये यहाँ पर आवेश है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ है, और जो मैंने जो एरिया लिया है वो मान लीजिए कि इसका, उस एरिया पर जो लंब डाले उसका डायरेक्शन इस दिशा में, तो ये डी ए इससे कुछ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया, इससे निकलना छोटा सा प्लस, उसको कैसे दिखाएंगे, डी फाइव इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, इस तरह से दिखाएंगे। और अगर ऐसे ही बहुत छोटे छोटे टुकड़े, इन सभी टुकड़ों का इसी तरह से यहाँ इस वाले एरिया से निकलना फ्लक्स, इस वाले निकल रहे, तो हम इन सबको क्या, इस तरह से योग करते करते, इनका सम करते करते वापस इसी पॉइंट पर आएंगे। तो जब हम यहाँ से शुरू करते हैं वापस अगर उसी पॉइंट पर आते हैं तो हम लगाते हैं क्लोज लूप इंटीग्रल इस तरह से। ठीक है, तो मैं इस तरह से दिखाऊंगा, इसका मतलब हमने जहाँ से शुरू किया, यानी लिमिट फर्स्ट और लिमिट उसकी सेम है, तो जब हमने जहाँ से शुरू किया एक पाथ को फॉलो करते हुए हम वापस उसी पॉइंट पर आते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ इसका, इस छोटे से फ्लक्स का बराबर होता है इस तरह से। तो अगर क्लोज इंटीग्रल है तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा, तो इसको तो लिख सकते हैं फाई, तो फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, इस तरह से लिखते हैं, तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका एक एक्सप्रेशन इस तरह भी दे सकते हैं हम, जैसे इसकी जो डेफिनेशन है उससे ये वाला एक्सप्रेशन आता है। हमें पता है कि फ्लक्स हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, तो इसको हमने इसके बराबर किया, क्योंकि यहाँ पर टोटल फ्लक्स था, यानी पूरा फ्लक्स जो, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के लिए हमने क्लोज इंटीग्रल लगाया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये गाउस के नियम में इतना सही था, पर गाउस के नियम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो पहले इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट, गाउस का नियम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, उसका उसका अंदर जो भी आवेश है उसका योग अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पहला नियम इसका ये आता है, पहला जो तथ्य है इसका वो है कि बंद पृष्ठ में जो जो भी आवेश है हमें उनका ओनली बीजगणितीय योग करना है। ठीक है, यानी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश जो भी है उसका बीजगणितीय योग करना है। कैसे, ये मान लीजिए इस तरह से इसमें आवेश है, मान लीजिए क्यू है, यहाँ पर 2Q है, यहाँ पर एक माइनस क्यू है, इस तरह से। तो हमें बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है इसको निकालना है, तो हमें ओनली बीजगणितीय करना है, इनके साइन लगाते हुए Q प्लस 2Q और ये माइनस Q, तो हमारे पास सिग्मा, यानी इसका क्या आएगा पूरा, इस Q से तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये ओनली आएगा 2Q। तो हमें जो सिग्मा Q है इसकी जगह ओनली 2Q लिखना है, इनका बीजगणितीय करना है, जैसे हम प्लस और माइनस साइन लगा के और ऐसे जोड़ते घटाते हैं, उसी तरह हमें इसको भी करना है, जो पृष्ठ के अंदर जितने भी। ठीक है, दूसरा है कि जो बंद पृष्ठ है उसके अंदर हम इनको किसी भी तरह अरेंज कर सकते हैं, उससे फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू था, और ये इस तरह से बनाता हूँ मैं 2Q यहाँ पे, जैसे पहले इस स्थिति में, तो अब यहाँ पर ऐसे ही है। अगर मैं इसी पृष्ठ के अंदर मान लीजिए 2Q यहाँ आ जाए, अगर ये 2Q यहाँ हो, ये माइनस क्यू यहाँ है और ये क्यू यहाँ, तब भी आपको जो फॉर्मूला है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी इसमें फ्लक्स में इनसे जिससे इसके अंदर जितना फ्लक्स निकलेगा इससे निर्गत फ्लक्स
उतना ही फ्लक्स इससे निकलेगा। फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी ये जो आवेश है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी आवेश कहाँ पर है। ठीक है, यानी आवेश कौन कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, तीसरा है कि यह आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। जैसे ये है, मान लीजिए एक आवेश सेंटर में और इसी पृष्ठ के अंदर आवेश मान लीजिए इस कोने में। तो इस स्थिति में इस पूरे पृष्ठ से जितना भी फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, ये मैंने फ्लक्स दिखाया क्योंकि मैंने पॉजिटिव लिया है, ये प्लस क्यू है इसलिए ये बाहर की तरफ दिखा है। तो जितना इससे निकलेगा उतना ही इससे निकलेगा, तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता है। एक तो आवेश में जो भी है इसका सम है वो बीजगणितीय योग कर सकते हैं हम, और आवेश की जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज भी हो जाए तब भी फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, तब भी फ्लक्स सेम आएगा। और आवेश की स्थिति अगर मान लीजिए सेंटर में हो, कोने पर हो, कहीं पर भी हो, तो इस पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स बराबर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, और चौथा देखें हम तो ये आवेश, यानी आवेश किस शेप में है, किस शेप के अंदर है, यानी जो बंद पृष्ठ है उसकी शेप कैसी है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। कैसे, मान लीजिए इस आवेश को मैं एक प्लस क्यू को इसके अंदर रखूं और इसी आवेश को मैं यहाँ रखूं और इसी आवेश को हम मान लीजिए यहाँ पर रखें, तब भी इन तीनों शेप से निकलने वाला जो निर्गत फ्लक्स है वो सेम टू सेम आएगा, यानी बराबर आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो यानी ये शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है, आवेश की स्थिति का है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। हम बीजगणितीय योग कर सकते हैं, यानी गाउस का ये नियम है जो फ्लक्स निकालना इतना सिंपल कर देता है हमें कि हम जो डिफिकल्ट शेप्स होती है, जैसे जो पॉइंटेड नहीं है किसी सरफेस पर है आवेश, हम उस पर इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हम एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो हम उसमें क्या इसी टॉपिक को यूज़ करेंगे, इन्हीं तथ्यों को यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम कुछ एग्जाम्पल करके समझते हैं कि गाउस का नियम को यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके लिए लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, हमें एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 2000 वोल्ट मीटर है तथा उसी सतह से निर्गत फ्लक्स 8000 वोल्ट मीटर है। सतह के अंदर आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये 2000 वोल्ट मीटर, यानी ये यूनिट देखी है हमने, ये पहली बार नहीं देखी क्योंकि वोल्ट मीटर हमने अभी तक पढ़ा नहीं। ये जब आप आगे पढ़ोगे विभव के उसमें आगे वाले टॉपिक में, तो आपको ये वाली विमा देखने को मिलेगी और ये वाली जनरली यूज होती है। इससे पहले हमने जो देखी है फ्लक्स की, वो हमने बनाई थी, क्या थी वो फ्लक्स की, हमने इसकी परिभाषा से देखा था कि ई डी ए लिखते हैं हम। ई तो होता है न्यूटन पर कूलाम और ए की होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से फ्लक्स की हमने निकाली थी न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। तो ये तो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे जनरली, अब आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें ये वाली भी मैं यूज़ करेंगे और ये आगे आपको देखने को मिलेगी जो नए टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो फ्लक्स है 2000 वोल्ट मीटर उसी सतह से, यानी बंद पृष्ठ में प्रवेशित, यानी एक बंद पृष्ठ है उसमें प्रवेश कर रहा है 2000 वोल्ट मीटर फ्लक्स, और उसी सतह से निर्गत, यानी उसी सतह से निकल भी रहा है 8000 वोल्ट मीटर। तो सतह के अंदर आवेश की गणना करनी है, यानी एक सतह है इसके अंदर फ्लक्स आ रहा है, ठीक, और इससे फ्लक्स जा भी रहा है इस तरह से। तो फ्लक्स आ भी रहा है और फ्लक्स जा भी रहा है। तो आने वाला फ्लक्स और जाने वाला फ्लक्स, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, नेट निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो जो बाहर जा रहा है यानी क्यू आउट माइनस क्यू इन, क्यू नहीं फाई, फाई आउट माइनस फाई इन, यानी बाहर निकलने वाला फ्लक्स माइनस अंदर आने वाला फ्लक्स। तो इस समय नेट फ्लक्स कितना बाहर जा रहा है इस सतह, इस सरफेस से नेट कितना बाहर निकल रहा है, तो वो मिल जाएगा हमें। तो नेट निकालने के लिए जो आउट बाहर कितना जा रहा है, निर्गत, निर्गत है 8000,
माइनस पाई इन है 2000, तो हमारे पास नेट आ जाएगा 6000 वोल्ट मीटर। तो ये हमारे पास नेट फ्लक्स मिल जाएगा कि इस सतह से, यानी इस बंद पृष्ठ से इतना फ्लक्स निकल रहा है। तो हमें निकालना है सतह के अंदर आवेश की गणना। अब वो क्या होता है कि हमने गाउस के नियम से देखा है कि फाई इज इक्वल टू सिग्मा, यानी सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये होता है। हमें फाई पता है 6000 है, हमें ये निकालना है, और एप्सिलॉन नोट हमें पता ही है निर्वात में विद्युतशीलता कितनी होती है, तो हम बाई ये वैल्यू रखते हैं इसकी। ये तो हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू, हमें निकालना है क्यू। ठीक है, इस सिग्मा को हटा देना अभी क्योंकि हमें डायरेक्ट क्यू ही निकालना है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हम लिखते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर जाएगा, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू आएगा 6 इंटू 10⁻³ लिख देते हैं इसको, 6000 को, इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो यहाँ से ये लगभग आएगा 9 यानी 53 कुछ आएगा, 53 इंटू 10⁻⁹ गुलाम। गुलाम को ओनली C से लिख सकते हैं, तो यानी इतना आवेश इसके अंदर होगा 53 इंटू 10⁻⁹। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, 53 को कैसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए ओनली 53 गुलाम, इसको 10⁻⁹ को मान लीजिए हटा देते हैं, तो 53 को मान लीजिए आप ऐसे कर सकते हैं 20 यहाँ होगा, 30 यहाँ होगा, और 3 यहाँ होगा। ठीक है, सबके पीछे 10⁻⁹, ठीक है, सबके पीछे। तो इस तरह भी हो सकता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी हो सकता है, 10 10 10 10, इस तरह से भी हो सकता है। और ओनली एक ही आवेश भी हो सकता है, ओनली सिंगल आवेश भी हो सकता है, किसी भी तरह ले सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है हमें, क्योंकि इसकी बहुत सारी संभावना है, किसी भी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो तब भी फ्लक्स सेम ही आएगा। तो हमें ओनली ये मिलता है टोटल आवेश कितना है उसके अंदर। ठीक है, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर नेट जो आवेश है हमें ये नेट आवेश बताता है, नेट। ठीक है स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको एक ये फॉर्मूला एक बार ये अप्लाई करना आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है कि +4 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम एवं -9 माइक्रोकुलाम के 4 आवेश, 1 2 3 और 4, 4 आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित हैं। तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। यानी एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर मान लीजिए 4 माइक्रोकुलाम यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और माइनस यहाँ पर -2, सब माइक्रोकुलाम में। तो इन चारों आवेश की वजह से इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की गणना करनी है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, फाई इज इक्वल टू आता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो हमें सबसे पहले करना है कि बीजगणितीय योग कितना रहा इनका, यानी कुल आवेश कितना है। तो कुल आवेश निकालना है, यानी सिग्मा क्यू निकालना है। तो उसके लिए +4 माइक्रोकुलम यानी 10⁻⁻6 गुलाम, +6 10⁻⁻6, उसके बाद आता है +3 × 10⁻⁻6, उसके बाद आता है -9 × 10⁻⁻6। ठीक है, इस तरह से इन सबका सम करना है। तो 10⁻⁻6 सब में से कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ से बचेगा 4 + 6 + 3 -9 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम। तो यहाँ से जोड़ेंगे हम, 4 × 4 = 10 और 3 = 13, और 13 में से 9 गए तो बचे 4, यानी 4 × 10⁻⁻6 गुलाम। तो ये तो हो गया हमारे पास सिग्मा क्यू, यानी टोटल आवेश अंदर इतना है। अब एप्सिलॉन नोट हमें पता है, एप्सिलॉन नोट यहाँ से आता है 8.85 इंटू 10⁻12। अब हम यूनिट यूज करेंगे वोल्ट मीटर,
वोल्ट इंटू मीटर। तो अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो पाई इज इक्वल टू आएगा 4 × 10⁻⁶ अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इससे आएगा फ्लक्स लगभग मान लीजिए कि 4.5 करीब आएगा, इंटू 10⁻⁻5 आएगा। वापस इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट टू मीटर। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने ओनली डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि हम अगर हमें बीजगणितीय योग करना हो तो हम इस तरह से योग कर सकते हैं, और बीजगणितीय योग करने के बाद हम इसका जो विद्युतशीलता है उससे इसका अनुपात निकाल कर ये विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में जो ये गाउस का नियम हमने दिया था, ये फॉर्मूला दिया था हमने, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला दिया कैसे उन्होंने, तो इसके इस नियम की व्युत्पत्ति देखेंगे हम, वो अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।